नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 22 दिसंबर तक कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति आज कर्नाटक के मांड्या जिले के मालवल्ली में आदि जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर शिवयोगी महास्वामी जी के 1066वें जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति कल तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित स्वर्ण मंदिर में दर्शन और आरती करेंगे। इसके बाद वो शीतकालीन प्रवास के लिए सिकंदराबाद के बोलारम स्थित राष्ट्रपति निलयम पहुंचेंगी। 19 दिसंबर को राष्ट्रपति हैदराबाद में तेलंगाना लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज भारत जॉर्डन व्यापारिक मंच में भाग लेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन भी होंगे। इस दौरान दोनों इस व्यापार सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी अम्मान में जॉर्डन किंग शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों देशों के द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में आपसी सहयोग के सभी आयामों को और सशक्त बनाने की बात कही गई। भारत जॉर्डन ने संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग अरेंजमेंट के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री ने आतंक और उग्रवाद के खिलाफ जॉर्डन के किंग की प्रतिबद्धता को सराहा। पीएम ने कहा कि वैश्विक मंच पर भी भारत जॉर्डन एकजुट हैं। जॉर्डन के किंग ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए भारत के साथ मजबूत दोस्ती को महत्वपूर्ण बताया। इससे पहले जॉर्डन पहुंचने पर पीएम का स्वागत बेहद भव्य तरीके से किया गया। पीएम के अभिनंदन के लिए जॉर्डन के प्रधानमंत्री, शीर्ष मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पीएम को वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जॉर्डन में रह रहे भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत पूरी गर्मजोशी से किया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इन पलों को और भी यादगार बना दिया। प्रधानमंत्री आज जॉर्डन यात्रा संपन्न करके इथियोपिया जाएंगे। पीएम के दौरे से न केवल द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती मिलेगी, बल्कि व्यापार वाणिज्य में भी विस्तार होगा। इथियोपिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर खासे उत्साहित हैं। यह साल 2011 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इथियोपिया यात्रा होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा और राज्यसभा में अहम विधायी कार्य प्रस्तावित हैं। लोकसभा में आज 3 प्रमुख विधेयक सूचीबद्ध हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वायत्तता, गुणवत्ता और मानकों को मजबूत करना है। लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन के पटल पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश करेंगे, जिसमें ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी देने का प्रावधान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगी। वहीं राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा जारी रहेगी। इस चर्चा की शुरुआत बीते सप्ताह हुई थी। चर्चा के दौरान अब तक कई सांसद अपनी बात रख चुके हैं। राज्यसभा में आज विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न पूछेंगे। राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद दिलाता है। इस दिन देश वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है। राष्ट्रपति ने विजय दिवस के अवसर पर भारत माता के वीर सपूतों को नमन किया। राष्ट्रपति ने X पर लिखा है कि उनके साहस, पराक्रम और मातृभूमि के लिए अनन्य निष्ठा ने राष्ट्र को सदा गौरवान्वित किया है। उनकी वीरता और राष्ट्र प्रेम देशवासियों को प्रेरित करते रहेंगे। और एक बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करा देते हैं। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है
गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, जहां गोवा क्लब अग्निकांड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने है। लुथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लुथरा ब्रदर्स पर यह कार्रवाई होगी। आज दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं लुथरा ब्रदर्स। गोवा क्लब अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां आज दोपहर तक लुथरा ब्रदर्स को लाया जा सकता है। आपको बता दें कि थाईलैंड में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई। लुथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आज दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं लुथरा ब्रदर्स। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां लुथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गोवा क्लब अग्निकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां लुथरा ब्रदर्स इस हादसे के बाद, इस दुर्घटना के बाद भारत से भाग गए थे और उसके बाद उन्हें थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की गई। आज दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं ये लुथरा ब्रदर्स। इन्हें इस प्रत्यर्पण की कार्रवाई के तहत भारत वापस लाया जाएगा। तो गोवा क्लब अग्निकांड मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जहां लुथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आज दोपहर तक लुथरा ब्रदर्स को दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। तो आपको बता दें कि गोवा में जिस क्लब में यह अग्निकांड हुआ, उसके बाद लुथरा ब्रदर्स भारत से भाग गए थे, रवाना हो गए थे और उसके बाद इन्हें थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया। लुथरा ब्रदर्स के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की गई और उसके बाद आज दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं ये लुथरा ब्रदर्स। इनके खिलाफ लगातार एजेंसियां काम कर रही थी, जांच कर रही थी और उसके बाद इनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई और प्रत्यर्पण के तहत ही आज थाईलैंड से भारत लाए जाएंगे ये लुथरा ब्रदर्स। तो गोवा अग्निकांड मामले में एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है, जहां प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है, अंतिम चरण में है और आज दोपहर तक लुथरा ब्रदर्स को भारत लाया जाएगा। तो भारत लाने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। जल्द ही लुथरा ब्रदर्स भारत में होंगे। भारत में आने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। गोवा और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम इस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद रहेगी। प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वो लगभग अब अंतिम चरण में है। दोनों ही भाइयों को अब भारत लाया जाएगा। गोवा क्लब अग्निकांड से जुड़े हुए मामले में सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा, ये दोनों ही भाई भारत से जिस दिन ये अग्निकांड हुआ उसके बाद भाग गए थे। आपको बता दें कि इसके बाद थाईलैंड में इन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इन्होंने अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिस याचिका को खारिज कर दिया गया और उसके बाद इनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की गई। और इस पूरी खबर पर और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, जिस समय में यह अग्निकांड हुआ उसके बाद में दोनों ही लुथरा ब्रदर्स भारत से भाग गए थे, लेकिन एक संदेश साफ था कि आप किसी भी तरह की घटना को अंजाम देकर के भारत से बाहर अगर भागेंगे तो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के तहत आप भारत वापस लाए भी जाएंगे और उसकी पूरी प्रक्रिया अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई है। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि गोवा में जिस तरीके से ये रोमियो क्लब में आग लगी और जब वहां पर आग लग रही थी उस वक्त 25 जिंदगियां जो हैं आग की लपटों में जूझ रही थी और उनकी हम कह सकते हैं कि 25 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हुई थी। उसके बाद से ही जो इस रोमियो क्लब के मालिक हैं लुथरा ब्रदर्स, वो भारत से भाग गए थे और जब वो यहाँ से फरार हो गए थे उसके बाद से ही गोवा पुलिस, इसके अलावा दिल्ली पुलिस और बाकी जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनको उसकी तलाश थी और कहीं ना कहीं उनकी सबसे पहले लोकेशन ट्रेस की गई तो फुकेट पाई गई और उसके बाद गोवा पुलिस ने सीधा संपर्क किया सीबीआई से। और क्योंकि सीबीआई जो है एक नोडल ऑफिसर है, नोडल एजेंसी है जो कि इंटरपोल के जरिए अगर कोई भी क्रिमिनल इंडिया से बाहर भागता है तो उसको लेकर वहां की जो लोकल अथॉरिटीज होती है उससे संपर्क करती है और यही वजह है कि इंटरपोल के जरिए सबसे पहले उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और उसके बाद उनको फुकेट से ट्रेस करके वहां पर डिटेन कराया गया। तो हम कह सकते हैं कि अब लुथरा ब्रदर्स की जो भारत लाने की प्रक्रिया है, एक्स्ट्राडिशन जो प्रक्रिया है वो लगभग अंतिम चरण में है और हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि वो फिलहाल बैंकॉक एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। उनके साथ साथ
जो है सीबीआई की टीम और वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज है वो भी मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ देर बाद वो वहां से फ्लाई करेंगे और सीधा वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। आगे की प्रक्रिया आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी अगर इस तरह का क्रिमिनल एक्स्ट्राडेट होके अगर बाहर इंडिया आता है तो उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। यानी कि दिल्ली जब वो पहुंचेंगे तो दिल्ली की अदालत में उनको पेश किया जाएगा। यहाँ पर जो गोवा पुलिस है ट्रांजिट रिमांड मांगती हुई नजर आएगी और दिल्ली से जो है उनको गोवा लेकर जाया जाएगा और वहां पर हम कह सकते हैं कि गोवा की जो लोकल अदालत है वहां पर उनको पेश किया जाएगा। तो कुल मिला के ये जो लूथरा ब्रदर्स फरार हो गए थे, अब आने वाले दिनों में वो कई खुलासे कर सकते हैं गोवा पुलिस की पूछताछ में। जी दिव्यांशु, दिल्ली में कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा, क्या इसके बाद संभावना ये भी बन रही है कि दिल्ली में भी इनके लिए रिमांड मांगी जा सकती है? देखिए, प्रक्रिया में आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस तरह से किसी क्रिमिनल का प्रत्यर्पण होकर वो किसी दूसरे स्टेट पे लैंड करता है तो वहां जो आईओ है यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वहां की लोकल अदालत में पेश करते हैं और वहां पर उनकी जो ट्रांजिट रिमांड है वो मांगी जाती है। ट्रांजिट रिमांड का मतलब ये होता है कि हमें कुछ वक्त चाहिए अपने स्टेट में जाकर अपनी लोकल कोर्ट में इस क्रिमिनल को पेश करने के लिए, और वही समय दिया जाता है उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि आप ट्रांजिट रिमांड के जरिए 24 घंटे या 36 घंटे लीजिए और अपनी लोकल कोर्ट में पेश कीजिए। उसके बाद जो लोकल अदालत है वो डिसाइड करती है कि उस क्रिमिनल को किसी पुलिस कस्टडी में भेजना है या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। ये जो केस है वो काफी हाई प्रोफाइल केस है, 25 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो जाहिर है पुलिस कस्टडी की डिमांड गोवा पुलिस अपनी लोकल अदालत में करेगी और आने वाले दिनों में पुलिस कस्टडी में जो गोवा पुलिस है इन लूथरा ब्रदर्स से तमाम सवाल पूछती हुई नजर आएगी कि आखिर जब इतना बड़ा कांड आपके क्लब में हुआ तो आप क्यों हो गए, और तमाम जितने लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं उससे जुड़े भी खुलासे ये लूथरा ब्रदर्स गोवा पुलिस के सामने करते हुए नजर आएंगे। दिव्यांशु, भारतीय कानून के तहत अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी धाराएं हैं जिसको लेकर के जिसके खिलाफ इन लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है, प्रकरण दर्ज किया गया है। ऐसे में अब गोवा इन्हें ले जाया जाएगा और किस तरह से पूरी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, यानी कि किस तरह से क्या सलाखों के पीछे जाने की संभावनाएं भी इन लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ बन रही है, क्योंकि 25 लोगों की जान गई है इस पूरे अग्निकांड में। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा केस है ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का दर्ज हुआ है। यानी कि इन लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा इस पूरी एफआईआर में जो है कुछ और लोगों के नाम शामिल हैं और यही वजह है कि आधा दर्जन से ज्यादा इस पूरे मामले में अरेस्टिंग हो चुकी है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो अजय गुप्ता नाम का शख्स दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है वो भी एक लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर है, वो फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी में है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि भारत की कई देशों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत ही ये लूथरा ब्रदर्स जो है वो भारत आए हैं। इस ट्रीटी के तहत अगर भारत का कोई क्रिमिनल दूसरी कंट्री में जाकर छुपने की कोशिश करता है और अगर भारत की उस देश के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो वहां की लोकल अथॉरिटीज से हमारी एजेंसियां संपर्क कर सकती हैं, उसको वहां पर डिटेन करा सकती हैं और वहां से उसको प्रत्यर्पण करा सकती है। और ये अच्छी बात है कि भारत की थाईलैंड के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और उसी ट्रीटी के तहत जो है इन लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। इस ट्रीटी में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि उस शख्स के ऊपर कोई ना कोई मुकदमा जरूर होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई ना कोई एलिगेशन जरूर होना चाहिए। और यही वजह है कि जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मुकदमा इन दोनों लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ दर्ज हुआ है वो उस ट्रीटी के तहत आता है। और यही वजह है कि थाईलैंड की लोकल अथॉरिटीज ने भारत की मदद की इन दोनों को वहां पर डिटेन कराने में और अब प्रत्यर्पण कराने में। जी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए दिव्यांशु। तो आपको बता दें कि इस वक्त लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही अब उन्हें भारत लाया जाएगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें लाया जाएगा। और उसके बाद हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार बता रहे थे कि किस तरह से उनके खिलाफ अब आगे की कार्रवाई होगी। गोवा अग्निकांड से जुड़ा हुआ ये मामला, जहां लूथरा ब्रदर्स जिस दिन अग्निकांड हुआ था, जिस रात में धू धू कर 25 लोग यहाँ पर जल गए थे, मृत हो गए थे, लेकिन ऐसे में ये लूथरा ब्रदर्स भारत से भाग गए थे, जिन्हें थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पण के तहत अब इन्हें भारत लाया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
NDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। NDH की देगी मिर्च, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने विजय दिवस पर वीर सैनिकों को नमन करते हुए कहा है कि उनके साहस और बलिदान ने 1971 में भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाई। उनके दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ सेवा ने हमारे राष्ट्र की रक्षा की और हमारे इतिहास में गौरव का एक क्षण अंकित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विजय दिवस पर वीर शहीदों को नमन किया है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि वर्ष 1971 में आज ही के दिन सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और सटीक रणनीति के बल पर पाकिस्तानी सेना को परास्त कर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस पर कहा कि राष्ट्र 1971 के निर्णायक विजय दिलाने वाले भारतीय सशस्त्र बलों को गौरव और कृतज्ञता से नमन करता है। सेना, नौसेना और वायुसेना ने त्रुटिहीन समन्वय के साथ कार्य करते हुए इतिहास को नया रूप दिया और भारत के रणनीतिक संकल्प को सुदृढ़ किया। भारतीय नौसेना गोताखोरी में सहायक स्वदेशी निर्मित पहले जहाज DSC-820 को आज कमीशन करेगी। इस मौके पर दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में रक्षा संपदा दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आज पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जा रही है। ये सूची अस्थायी होती है ताकि इसमें मौजूद गलतियों को सुधारा जा सके और केवल योग्य मतदाताओं के नाम ही अंतिम सूची में शामिल हो सकें। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए ने इस हमले की साजिश, आरोपियों की भूमिका और पुख्ता सबूतों का विस्तार से खुलासा किया है। एनआईए की ओर से जम्मू स्थित विशेष एनआईए अदालत में दाखिल की गई 1597 पन्नों की चार्जशीट में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक कानूनी इकाई के रूप में नामजद किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी आशन्या द्विवेदी ने एनआईए द्वारा चार्जशीट दाखिल करने पर भारत सरकार और एनआईए का आभार व्यक्त किया है। एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने पाकिस्तान से जुड़े विशाखापट्टनम नेवी जासूसी मामले में 2 और आरोपियों को सजा सुनाई है। इसके साथ ही इस हाई प्रोफाइल जासूसी मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों को दोषी ठहराया जा सका है। राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा समिति आज से स्कूलों के प्रभावी प्रबंधन पर दूसरे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रधानाचार्य सम्मेलन का उद्देश्य प्रधानाचार्यों और प्रभारी प्रधानाचार्यों को आवासीय विद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और रणनीतियों से लैस करना है। 17 से 19 दिसंबर तक नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य और कल्याण पर वैश्विक संवाद का भी आयोजन होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में भविष्योन्मुखी मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के भीतर पारंपरिक चिकित्सा का विनियमन और एकीकरण शामिल है। कोलकाता में लियोनेल मेसी के इवेंट में हुई अफरा तफरी, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस मामले में सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और कोलकाता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया गया, जिससे आम लोगों में नाराजगी फैली। भाजपा नेता ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जांच समिति की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि एफआईआर मंत्रियों को बचाने के लिए तैयार की गई है। कोलकाता में लियोनेल मेसी के इवेंट में हुई अफरा तफरी पर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि इसमें कड़ाई से एक्शन करना चाहिए। इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया का घपला हुआ है। यूपी के मथुरा में दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर कई बसों में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 25 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। ग्राहकों की शिकायतों के निवारण को मजबूत करने और सेवा वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से अहमदाबाद शहर डाक विभाग एक विशेष डाक अदालत का आयोजन करेगा। इस डाक अदालत में डाक सेवाओं के संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। अहमदाबाद में डाक अदालत पहले अहमदाबाद शहर मंडल के वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक द्वारा आयोजित की जा रही है और 30 दिसंबर को सुबह 11 बजे वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक के कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा की 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर 17 दिसंबर को विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा की 7 दशक की यात्रा और मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यों पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और समय के साथ उनके ऊपर प्रशासन का शिकंजा पहले से ज्यादा कसा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर से संबंधित याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन से 38,20,000 रुपए नकद बरामद किए। बरामद नकदी के मामले में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है और आगे की जांच जारी है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने एक ऐसे संगठित गिरोह का पता लगाया है जो पूरे देश में लाखों फिशिंग एसएमएस भेजकर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने हज यात्रियों को सलाह दी है कि वो 2026 हज के लिए जल्द आवेदन करें और केवल अधिकृत हज समूह आयोजकों का ही चयन करें। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। मुरादाबाद में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शांति के लिए नेतृत्व पर खुली बहस में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने पाकिस्तान को आतंक का वैश्विक केंद्र करार दिया और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत उपयोग करने का उसे फटकार भी लगाई। भारत ने एक बार फिर से कहा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारत का भिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। देश के सबसे बड़े डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म स्पर्श पर अब तक 31.69 लाख से ज्यादा रक्षा पेंशनभोगी पंजीकृत हुए हैं। रक्षा क्षेत्र से जुड़े पेंशनभोगी को समय पर पेंशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रखी गई थी स्पर्श पोर्टल की नींव। टाटा समूह उत्तर प्रदेश के ईवी उत्पादन को देगा विस्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इस बैठक में प्रदेश के ईवी विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया गया। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों सहित अन्य ईवी वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार किया जा रहा है। भारत के स्वदेशी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम ऐप ने गर्व से स्वदेशी अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत नए यूजर्स को डिजिटल पेमेंट्स अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। गर्व से स्वदेशी अभियान के तहत नए यूजर्स को डिजिटल पेमेंट करने पर 20 रुपए तक के कैशबैक ऑफर की सुविधा मिलेगी। पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम की 10वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में नए यूजर्स को एक खास ऑफर दिया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने योनो 2.0 लॉन्च किया। ग्राहकों को कम लागत में डिजिटल बैंकिंग सुविधा मिलेगी। देश की बेरोजगारी दर में कमी आई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार नवंबर में कुल बेरोजगारी दर घटकर 4.7% रह गई। अप्रैल 2025 के बाद से दर्ज किया गया सबसे निचला स्तर है। वहीं केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले 11 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में हुए बड़े सुधारों पर पत्रकारों के साथ बातचीत की और केंद्रीय मंत्री ने साल 2014 से पहले ऊर्जा क्षेत्र की समस्याओं और वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। एनसीडीएक्स को म्यूचुअल फंड लेन देन मंच शुरू करने के लिए सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस मंच के जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री कर सकेंगे, जबकि क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड यानी कि एनसीसीएल करेगा। भारत में जीएसटी सुधार के बाद रिटेल क्रेडिट बाजार में तेजी आई है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में क्रेडिट मार्केट इंडिकेटर 98 से बढ़कर 99 हो गया, जिससे कर्ज लेना अब आसान हुआ है। सोने की कीमत में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली और इससे नया रिकॉर्ड बन गया। घरेलू बाजार में सोना 1.33 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 1,93,417 रुपए प्रति किलो रही। सरकार ने रवि रंजन को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। रवि रंजन इससे पहले बैंक में उप प्रबंध निदेशक के पद पर थे। उन्होंने विनय एम टोन्स का स्थान लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इजरायल का दौरा करेंगे, जहां वो अपने इजरायली समकक्ष विदेश मंत्री गिडियन सार के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को यूएई के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया साइट पर साझा किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक से भेंट की तस्वीरों को सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया है। रूस और यूक्रेन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के भविष्य को लेकर किसी समझौते के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। ये जानकारी सोमवार को व्हाइट हाउस ने दी। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन, रूस और यूरोपीय देशों के वार्ताकारों ने संयंत्र के मुद्दे पर काफी समय तक चर्चा की है। ऑस्ट्रेलिया में इजरायल के राजदूत ने यहूदी समुदाय की सुरक्षा बढ़ाने की जोरदार मांग की है। ये मांग सिडनी के बोंडी बीच पर हुई भीषण गोलीबारी के बाद उठी है, जिसमें हनुक्का उत्सव के दौरान 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए घटनास्थल पर मौजूद रहे, जहां माहौल बेहद भावुक रहा।
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की उम्र कैद की सजा फांसी तक बढ़ाने की मांग की गई है। आईसीटी के अभियोजक ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अदालत में दायर की है याचिका में अभियोजक ने जुलाई विद्रोह के मानवता अपराधों में शेख हसीना और असदुज्जमा खान कमाल के लिए मौत की सजा मांगी है। चाइना मीडिया ग्रुप द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री हॉटलाइन पेचिंग का हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में विशेष प्रदर्शन किया गया। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जापानी नागरिक इवासाकी शिगेरू पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो सांचेनियो कास्ट चिली के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। मध्य मैक्सिको में सोमवार को एक छोटा निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 8 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। ये जानकारी मैक्सिको स्टेट सिविल प्रोटेक्शन के अधिकारियों ने दी है। हादसा सैन मार्टिनो एंटेको में हुआ, जहां टोलुका हवाई अड्डे से करीब 3 मील दूर एक औद्योगिक इलाका है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विमान मैक्सिको के प्रशांत तट स्थित अकापुल्को से उड़ान भर रहा था। विमान इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फैंटानिल को बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाला हथियार घोषित करते हुए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। ये कदम अमेरिकी सरकार को सिंथेटिक ओपियोइड के खिलाफ कार्रवाई की ताकत बढ़ाने की अनुमति देगा, जो हर साल हजारों अमेरिकियों की ओवरडोज से मौतों के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका ने यूक्रेन का नाटो स्टाइल सुरक्षा गारंटी देने का प्रस्ताव रखा है। ये कदम अमेरिकी और यूरोपीय वार्ताकारों द्वारा यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बातचीत में प्रगति के बीच आया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह अभूतपूर्व पेशकश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भेजे गए दूतों द्वारा बर्लिन में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से की गई है। यूक्रेन ने सोमवार को पहली बार पानी के अंदर चलने वाले सबसी बेबी ड्रोन का इस्तेमाल कर ब्लैक सी के नोवोरोसियक नौसैनिक अड्डे पर खड़ी रूसी मिसाइल ले जाने वाली पनडुब्बी को निशाना बनाया। आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन आज 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में आयोजित होगा। इस ऑक्शन में 350 के करीब खिलाड़ी शामिल होंगे और 10 टीमें कुल 77 स्लॉट भरने की कोशिश करेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे ज्यादा 64.3 करोड़ रुपए की राशि है, जिससे वो खिलाड़ियों पर दाव लगा सकते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार को लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के सामने सीरीज बचाने की रहेगी चुनौती। भारतीय क्रिकेट टीम को लगा झटका। टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल बीमारी के चलते T20 सीरीज से हुए बाहर। बंगाल के शाहबाज अहमद को अक्षर पटेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया। घरेलू क्रिकेट में किया है शानदार प्रदर्शन। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट बुधवार से आज लेड मैदान पर होगा शुरू। इंग्लैंड की टीम सीरीज में 0-2 से पीछे। तीसरे टेस्ट में भी नहीं दिखेगी उस्मान ख्वाजा, हालांकि पैट कमिंस और नॉर्थन लियोल की हुई वापसी। जोश इंग्लिस अपनी जगह पर बरकरार नंबर 7 पर करेंगे बल्लेबाजी। भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा बनी नंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। महिला विश्व कप के फाइनल में खेली थी शानदार पारी। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और विश्व कप फाइनल के स्वर्ण पदक विजेता सिमरनप्रीत कौर बरार ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला 25 मीटर पिस्टल वर्ग में सीनियर और जूनियर वर्ग का खिताब जीत लिया है। श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा भ्रष्टाचार से जुड़े मामले के तहत हो सकते हैं गिरफ्तार। रणतुंगा और उनके भाई पर तेल खरीद अनुबंध देने वाली प्रक्रिया में बदलाव करने और अधिक लागत खरीद करने का आरोप है। लियोनेल मेसी गॉट इंडिया टूर 2025 हुआ समाप्त। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भव्य अंदाज में संपन्न हुआ। मेसी ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और डीडीसी अध्यक्ष रोहन जेटली से मुलाकात की। लद्दाख के कारगिल में कपिला पशकोम आइस हॉकी और आइस स्केटिंग के शौकीनों के लिए एक बड़े आकर्षण के तौर पर उभरा है। लोगों के बीच तेजी से हो रहा है लोकप्रिय। आईपीएल में मैनचेस्टर यूनाइटेड और एफसी बॉर्नमाउथ की टीम के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला गया मुकाबला 4-4 की बराबरी पर हुआ समाप्त। प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 3-0 की आसान जीत हासिल की। मैन सिटी के लिए हलांड ने 2 गोल करके टीम को जीत में अहम भूमिका दी। टॉटनहैम हॉटस्पर्स को प्रीमियर लीग में एक चौंकाने वाली हाल का सामना करना पड़ा। टॉटनहैम को नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 3-0 से शिकस्त दी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार को उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के कंडोलिया मैदान में सांसद खेल महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। युवाओं में खेल के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के उद्देश्य से यह महोत्सव 25 दिसंबर तक चलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से खेल संस्कृति को सशक्त बनाने का संदेश दिया। मार्शल आर्ट की दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाली खुशबू निषाद प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। जैसे ही वो प्रयागराज पहुंची, परिवार और शहर के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।